हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल है, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। यहाँ पर तीन शब्द पूछे गए हैं, एक है टॉलरेंस, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा है प्लूरलिज्म। ये बोल रहा है कि क्या ये तीनों चीज़ें इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म के की एलिमेंट्स हैं। जस्टिफाई करना है अपना आंसर। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये तीनों टर्म्स ही क्लियर होनी चाहिए। टॉलरेंस का क्या मतलब है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि आप जो है सामने वाले की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं पीसफुल वे में, आपको पूरी पूरी एक्सेप्टेंस है। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? कि साथ में थोड़ा सा घुल मिल के रहना। और प्लूरलिज्म का क्या मतलब है? जैसे हमारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टीपल लोग इकट्ठे रहते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में भी आगे समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन देखो, इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, क्योंकि उन्होंने इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में पूछा है, इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म विच एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ठीक है, जो एम्फसाइज करता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में पूरा का पूरा एकदम क्लियर डिफरेंस, एक सेपरेशन होना चाहिए। और फोकस किस पे करता है? को एग्जिस्टेंस पे। मैंने बोला ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इक्वालिटी, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, कि माइनॉरिटीज में जो लोग हैं उनके अधिकारों का भी हमें प्रोटेक्शन करना है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। नंबर 1, जो पहले तीन शब्द आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म, पहले उन्हीं को समझाएंगे। देखो, टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। क्या? एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड बिलीव्स विदाउट प्रेजुडिस। कह रहे आप जब एक्सेप्ट करने लग जाते हो और साथ में रिस्पेक्ट करने लग जाते हो सारे के सारे धर्मों की, सारे के सारे रिलीजन्स की, विदाउट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है? प्री कंसीव्ड नोशंस, एज इन कि अगर आपने पहले से ही कोई धारणा बनाई हुई है, कोई सोच बनाई हुई है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए, आप जब उन्हें हटाकर उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके तौर तरीकों को एक्सेप्ट करते हैं, उसे बोलते हैं टॉलरेंस। इट इज वाइटल फॉर प्रिवेंटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, रिलीजियस कम्युनिटी में दूसरे के लिए टॉलरेंस नहीं है, तो फिर कम्युनल राइट्स होने, दंगे होने, दंगा फसाद होना बिल्कुल जायज सी बात है। इसलिए अगर आपको कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट रोकना है तो आपको टॉलरेंस होनी बहुत जरूरी है इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। साथ ही साथ अगर टॉलरेंस एक समाज के अंदर होती है, वो क्या इनहैंस करता है? सोशल कोहेशन। कोहेसिवनेस क्या होती है? आपस में मेल मिलाप, जोड़ जुड़ाव, है ना, ब्रदरहुड, ये वाली चीज। एंड पीसफुल कोहैबिटेशन। पीसफुल मतलब शांति से जब साहब सब के सब एक साथ रहते हैं। आपको गली में पता नहीं होता सामने मुसलमान रह रहा है कि सिख रह रहा है कि पारसी रह रहा है, आप इकट्ठे पीसफुली रहते हैं। आप उनके फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ खुशियां मनाते हैं और वो आपके साथ मनाते हैं। तो टॉलरेंस अगर होती है तो ये सब होता है। एग्जाम्पल, मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आप देखें तो अकबर का दिन्ने इलाही है एंड सूफियन भक्ति मूवमेंट है, ये भी एक एग्जाम्पल है। साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। देखो, एसिमिलेशन क्या होता है? कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन और इंटरमिंगलिंग ऑफ प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि जब कल्चरली लोग इंटीग्रेटेड फील करते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं, उनके कुछ प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स, उनके कुछ तौर तरीके, उनके कुछ वैल्यूज, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, जो कि एक क्रिएट करता है एक शेयर्ड सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक। ये क्या करता है? ये नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है। अगर लोग कल्चरली आपस में इंटरमिंगल हो गए तो नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगी। और प्रिजर्व क्या करता है? यूनिक आइडेंटिटीज। लोगों की यूनिक आइडेंटिटी, खुद की जो उनकी आइडेंटिटी है इंडिविजुअल, वो भी मेंटेन रहती है, साथ में वो आपस में इंटरमिंगल भी करते हैं। इट प्लेज अ रोल इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस बाय फॉस्टरिंग कल्चरल फेमिलियरिटी। अच्छा, अब ये क्या है ना, जब आप किसी के दूसरे के कल्चर के साथ उसके बिलीव में पार्टिसिपेट करते हो, है ना, जैसे आपको कोई दूसरे धर्म का कोई फेस्टिवल है, उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपको उसके बारे में नहीं पता, बट वो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनका कोई फेस्टिवल है, आप जब जाते हो उनको पूछते हो कि अच्छा आप ये क्यों मनाते हो, या फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो जब आपको समझाते हैं तो आपका जो प्रेजुडिस है, जो आपके दिमाग में माइंडसेट बना हुआ है कि भाई ये तो गलत चीज है या व्हाटएवर, वो हट जाती है। क्यों? कल्चरल फेमिलियरिटी बनती है। अब आप उनके कल्चर को, उनके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बेटर समझते हो, ये वाली चीज है। एग्जाम्पल है यहाँ पे
सेलिब्रेशन ऑफ होली, ईद, दिवाली, आर्किटेक्चरल एसिमिलेशन देख लो, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन टेम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का क्या मतलब है? प्लूरैलिटी मतलब मल्टीपल लोग, मल्टीपल टाइप के लोग, जहां पर आप डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एज इन गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स बाय वेरियस मीन्स ऑल ऑफ द रिलीजन्स एंड ऑल ऑफ द कम्युनिटीज फॉर मल्टीपल रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज, उसे प्लूरलिज्म बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है सरकार कभी बायस नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बायसनेस से सपोर्ट नहीं कर सकता या फिर डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। वो रिलीजन हो, लिंग्विस्टिक या कल्चरल आइडेंटिटीज हो, सबको एक्सेप्टेंस भी देनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूशनल बराबरी में एक मौका भी देना पड़ेगा। ये क्या अलाउ करता है? यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। क्या अलाउ करता है? यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है मेल्टिंग पॉट, एक होता है सैलेड बोल। देखो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सैलेड बोल। सैलेड बोल कैसा होता है? एक बाउल है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स कट करके डाल दी। इफ आई गिव दैट बाउल टू यू टू ईट दैट सैलेड, तो आपको क्लियरली दिखेगा ना, इन एवरी बाइट यू विल सी दैट दीज आर टोमेटोज, दीज आर लेट्यूस, दीज आर अनियंस, whatever, these are broccolis. You can see that they are, उनकी individuality intact है, but all of them are coming together to form a beautiful colorful salad bowl, है ना? लेकिन सबकी अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट है। बट अगर मैं उन्हीं सारी सब्जियों को एक पॉट में डाल के पका दूं, पानी डालकर, वो सब मेल्ट हो जाएंगी, घुल जाएंगी। दैट इज अ मेल्टिंग पॉट। वहां पर सब यूनिटी में तो है, लेकिन उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी और वो यूनिफॉर्म भी हो चुके हैं। यहाँ पर इंडिया कैसा है? यूनिटी तो है लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब आपके अपनी इंडिविजुअल कलर्स, इंडिविजुअल ब्यूटिफुलनेस आपके इंटैक्ट है। ठीक है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सैलेड बोल। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड एनकरेज इंटरफेथ डायलॉग। और जब ये होता है, जब लोग इकट्ठे तो रहते हैं समाज में लेकिन अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखते हैं, उससे क्या होता है? माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, उनका गवर्नेंस पे पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड इंटरफेथ डायलॉग को इंकरेजमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के लिए पर्सनल लॉज अलग है। अब दिस एग्जांपल इज अ डिबेटेबल सिचुएशन नाउ बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जब वो आएगा तब देखेंगे। एंड देन देयर इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मदरसाज एंड गुरुकुल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहले जो क्वेश्चन में 3 पूछे थे एलिमेंट्स वो समझा दिए। अब 2 एलिमेंट्स और लिखे हैं मैंने। एक है हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन। इंडियन सोसाइटी हमेशा मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी ही रही है, वो आप हिस्ट्री में भी देख लो। ऑल्दो द रूलर्स in the history can belong to a particular religion, but the society was multicultural and multi-religious. ठीक है, जिसने सेकुलर इथोस को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल अकबर और जहांगीर है, उन्होंने हमेशा कल्चरल सिंथेसिस पे जो है वो कोशिश की कि सबको हम इकट्ठा लेके चलें, और उन्होंने मल्टीपल रिलीजन्स को पैट्रोनाइज भी करा। एज एन अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदूज थे, आपको पता ही है। तानसेन को उन्होंने अपने उसमें रखा, कोर्ट में रखा। जोधाबाई के जो ब्रदर्स थे उनको अपने कोर्ट में रखा। ये सब एग्जाम्पल। अशोका ने धमा प्रमोट करा, है ना? धमा इज नॉट एनी रिलीजन, धमा इज पर्टिकुलरली अ प्रिंसिपल कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। मतलब एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वट एवर। सो इट वॉज नॉट अ रिलीजन, बट अशोका ने प्रमोट करा धमा, कोड ऑफ कंडक्ट अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स, कि कोई भी धर्म का इंसान हो उसको धमा तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन भी है हमारे पास। देन प्रेजेंट टाइम्स में देखें, देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल चीज़ें भी हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 आपको पता ही है। माइनॉरिटी कमीशन और SC/ST प्रोविजंस री-इन्फोर्स करते हैं प्लूरलिज्म। बहुत सारी माइनॉरिटी कमीशंस भी बनी हुई हैं। SC/ST के लिए रिजर्वेशन आना, अफर्मेटिव एक्शंस आना, ठीक है, प्रोविजंस बनाना, ये प्लूरलिज्म को री-इन्फोर्स करते हैं। देयरफॉर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म अलाउ इंडिया टू अकोमोडेट रिलीजियस डाइवर्सिटी। कह रहे हैं टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म इंडिया को अलाउ करते हैं कि वो जो ब्यूटीफुल रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसे कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ले, फॉस्टर करे, एम्पावर करे सोशल कोहेशन को, सब इकट्ठे रहें, कोहेसिवनेस से एक जुड़ाव रहे, मेकिंग इट सेक्युलरिज्म डायनामिक, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड यूनिकली इंडियन। कि तब जाके हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो डायनामिक बनता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम इन चीज़ों से इम्पैक्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बनता है एंड यूनिकली इंडियन।
ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का सवाल है ये, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, इलैबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। 10 मार्कर सवाल है। अब अगेन आप देख रहे हो कास्ट पे पहले भी एक सवाल आया हुआ था कि कास्ट वो स्टैटिक है कि फ्लूइड वाला, तो कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या कास्ट ने अपनी रेलेवेंस लॉस्ट कर दी है मल्टीकल्चरल सोसाइटी को, जब हम समझ रहे हैं इंडियन सोसाइटी को। एलैबोरेट करना आंसर, इलस्ट्रेशंस का मतलब एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। देखो अब यहीं पे, परसिस्टेंट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट दैट कास्ट रिमेन्स अ फंडामेंटल लेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मल्टीकल्चरल सोसाइटी। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन थ्रो किया मैंने कि परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टर्म से चली आ रही कास्ट बेस्ड गैप्स जो आपको दिखाई देते हैं, वो एजुकेशन में गैप हो, वो हेल्थ एक्सेस अफोर्डेबिलिटी में गैप हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में गैप हो, आपको बताइए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, या फिर हम कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो ये सब जो है आज भी दिखाता है कि कास्ट अभी भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल लेंस है, जिसके नजरिए से, जिस लेंस के थ्रू हम इंडिया की मल्टीकल्चरल सोसाइटी को समझते हैं। तो क्वेश्चन को बेसिकली जस्टिफाई किया हुआ है इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं परसिस्टेंट सोशल रेलेवेंस कैसे है कास्ट की। सबसे पहले है हेल्थ डिस्पैरिटीज। हेल्थ में देखो मेजर लेवल पे गैप है, NFHS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, वो डेटा उसका शो करता है कि ये आपके SC ST कम्युनिटीज जो हैं 15 से 20% हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मैल न्यूट्रिशन उनके अंदर है कंपेयर टू दी जनरल कैटेगरी। इवन आपको ऐसे हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज भी थोड़ी कम मिले, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा मिले, ये सब तो है ही। देन देयर इज एजुकेशनल गैप, ड्रॉप आउट रेशियो SC ST में नॉर्मल से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी हायर एजुकेशन सिस्टम्स। सोशल डिस्क्रिमिनेशन देख लो अब आप, 2024 के NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है कि 50,000 से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के केस आए थे अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज़, मतलब क्राइम अगेंस्ट SC ST, हेट क्राइम्स बहुत होते हैं। डिजिटल एज डिस्क्रिमिनेशन भी है। देखो कास्ट हम क्या हो गया, मॉडर्न तो हो गए इन टर्म्स ऑफ डिजिटल प्रेजेंस तो आ गई है, लेकिन अभी भी जब शादी करने निकलते हैं फिर वही कास्ट वाला मैट्रिमोनियल साइट्स पे प्रेफरेबली ये वाली कास्ट वो वाली कास्ट, न्यूज़पेपर में भी आप वही सब देखते हो। और मीडिया इंटरेक्शंस में भी फर्क पड़ता है, जैसे ऑनलाइन बुलिंग, ट्रोलिंग, एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई थी दलित कमेडियन मणिकंदन की। देन देयर इज रिजर्वेशन डिमांड्स, आप देख लो आज भी पॉलिटिकल में इतनी रेलेवेंस है। पहले भी ये चीज़ बोली थी, इंडिया डजंट कास्ट वोट, इट वोट्स कास्ट, ठीक है, तो अभी भी देख लो रिजर्वेशन डिमांड्स, मराठा रिजर्वेशन हुई, एजिटेशन 2024 में महाराष्ट्र में, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट हुई, तो रिजर्वेशन की डिमांड्स भी देखने को मिलती है। एंडोगेमी, तो देखो ये एंडोगेमी तो सबसे बड़ा आई थिंक रिजिड कारण है जिसकी वजह से कास्ट की रेलेवेंस हमेशा बनी रहती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, 94% मैरिजेस राजस्थान में इंट्रा कास्ट हैं। इंट्रा कास्ट मतलब विद इन कास्ट। इंटर कास्ट मैरिजेस किस चीज़ को न्योता देती हैं? ऑनर किलिंग्स को, सोशल आइसोलेशन को, हेट्रेडनेस को। फिर ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, देखो 72% ऑफ SCs रिमेन इन कास्ट लिंक्ड ऑक्यूपेशन, लेदर वर्क। ये आर्टिकल 15 जो फिल्म है उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है कि आज भी कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है ना। वो आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग हो, लेदर वर्क हो, टेनरी फैक्ट्रीज, ये जिन जिन कामों को लिटरली इम्प्योर समझा जाता है। सोशियोलॉजी में हम यही समझाते हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी का बाइनरी है एक। तो इम्प्योरिटी जो ऑक्यूपेशन को इम्प्योर माना जाता है, जैसे कूड़ा उठाना, वट एवर, इस वाले काम में सारे में SCs और STs इन्वॉल्व हैं। देन देयर इज कास्ट बेस्ड वायलेंस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 13% राइज है अगेंस्ट SCs क्राइम में। अब आप यहाँ पर कंक्लूजन देखें, कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन डिसअपेरेंस कैरेक्टराइजेस मॉडर्न इंडिया। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक कंक्लूजन लिखा है कि कास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रादर देन डिसअपेरेंस, ठीक है। हम सोच रहे थे कि मॉडर्निटी हिट करेगी तो क्या पता कास्ट डिसअपेयर हो जाए, which is not the case. Caste is not getting disappeared totally. Caste is changing. वो कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मैं वही बोल रही हूँ ना आपको, टेक्नोलॉजी मॉडर्निटी हिट कर जाने से हमारा कास्ट को परस्यू करने का तरीका बदल गया। कास्ट हटी नहीं है, ठीक है, आज भी वो वही है। विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लाइक आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए है, एंड SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क वाइल सोशल रियलिटीज रिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूड रेलेवेंस। कह रहे आप कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भी आपने आर्टिकल 17 दे रखा है, एट्रॉसिटीज एक्ट
बना रखा है, फिर भी आप जो हैं अभी भी जो सोशल रियलिटी है, जो सोसाइटी का, समाज का सत्य है, वो अभी भी यही शो करता है, कास्ट की रेलेवेंस आज भी बनी हुई है। सोशोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात महात्मा गांधी पेपर 2 में, ये इंडियन सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, नो मैटर कितना भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बुक्स में बदलाव ले आएँ, कितना भी ज़्यादा आप बेसिकली लॉज में चेंज ले आएँ, लेकिन आपकी सोशल प्रॉब्लम्स तब तक, उनकी रिजिडिटी तब तक नहीं जाएगी जब तक समाज अपना दिमाग, जब अपना एटीट्यूड नहीं बदलता। वो आप देख लो डाउरी के केस में देख लो, आप रेप के केस में देख लो, आप कास्ट के बेसिस पे मैरिज, कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लॉज देखिए। हमारे सेट परसेप्शन है दैट इफ़ कोई बहुत ही हीनियस क्राइम होता है, एज इन द रेप और समथिंग लाइक दैट, वी ओनली व्हेन वी स्टैंड फॉर इट वी से दैट रिजिड लॉज बनाओ, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से करो। बियॉन्ड दैट वी डोंट कंसिडर कि माइंडसेट और बिहेवियर में चेंज आज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर वाज निर्भया रेप केस, आफ्टर दैट व्हेन देयर वाज अ सर्वे और टाइप ऑफ गोइंग ऑन, पीपल वर आस्क्ड, दे वर लाइक कि रात को बाहर क्या कर रहे थे आप? ठीक है, आरजी कर का रेप केस हुआ, तब भी यही बात हुई, बट द फीमेल डॉक्टर वाज ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम। सो हमारा जब तक माइंडसेट और बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल फ्रेमवर्क कितना भी स्ट्रिंजेंट कर लें, बदलाव नहीं आने वाला। वही चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें लिखी हुई है। 2020 में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रीजनलिज्म पे सवाल है, डू यू एग्री दैट regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness, argue। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि रीजनलिज्म, कि हम रादर देन इंडियन, मैं पंजाबी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, या मैं इस तबके का हूँ, तो वो कह रहा है कि क्या रीजनलिज्म इंडिया में इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग कल्चरली असर्टिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव हो रहे हैं अपने कल्चरल को लेके, ऐसा क्या ऐसा है? आर्ग्यू। यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो। Regionalism in India reflects a complex interplay between cultural assertiveness and socio-political dynamics। कह रहे रीजनलिज्म जो है ना, वो जो हमारे देश में रीजनलिज्म है, वो दिखाता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है हमारे यहाँ पे। कल्चरल असर्टिवनेस मतलब लोग डिफेंसिव हैं अपने कल्चर को लेके, साथ में सोशो और पॉलिटिकल डायनामिक्स तो है ही है, रिप्रेजेंट करता है कि चैलेंज भी है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी भी है। देखो अब कैसे कल्चरल असर्टिवनेस रीजनलिज्म कैसे ड्राइव करता है। सबसे पहले लैंग्वेज और लिटरेरी रिवाइवल। रीजनल लैंग्वेजेस को लेके अभी बहुत बड़ा बवाल मचा था तमिलनाडु में, आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशंस हुई थी, जिस भी बोर्ड पे हिंदी में लिखा हुआ था उस पर ब्लैक पेंट कर दिया गया। कर्नाटका में कन्नडा को लेके एडवोकेसी, बेसिकली ये साउथ वाले एरियाज में थोड़ा ज़्यादा हुआ है हिंदी को लेके। तो एक तो रीजनल लैंग्वेजेस की प्रमोशन बढ़ रही है, ठीक है। लिटरेचर एंड आर्ट्स का रेनेसां, अब देखो जो पुराना लिटरेचर है, रीजनल आर्ट है, वो भी रेनेसां मतलब उसका रिवाइवल हो रहा है, जैसे गीतांजलि श्रीज हिंदी नॉवल विनिंग बुकर प्राइज हो गया। डिजिटल कंटेंट का बूम, अब देखो रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं रीजनल लैंग्वेजेस के कंटेंट के लिए। देख AHA आहा दैट इज इन तेलुगु एंड होइची इन बंगाली, ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन इफ देयर इज अ मिस्टेक। देन देयर इज एजुकेशनल मीडियम, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वो भी बोल रहे कि भाई मल्टी लिंगुअल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। देन देयर इज हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, देखो टेम्पल आर्किटेक्चर का रिवाइवल, ये कल्चरल असर्टिवनेस ही दिखा रहा है ना, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन, आप सोमनाथ टेम्पल एंड राम मंदिर, फोक ट्रेडिशन, ये देखो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये तो प्रीलिम्स में ही यूपीएससी ने पूछने यूनेस्को रिकॉग्निशन का पूछ लिया था। कुंभ मेला, रामन फेस्टिवल। रीजनल क्यूजीन्स को जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिलना, दार्जिलिंग की चाय को मिला हुआ है, हैदराबाद बिरयानी को। आप यू विल बी शॉक्ड कि रीजनल क्यूजीन्स के जीआई टैग पे भी लड़ाई होती है, रसगुल्ला को लेके फाइट हो गई थी कि किसको मिलेगा। तो ये भी तो रीजनलिज्म ही है, क्यों आप जो हैं आप ये नहीं सोच रहे कि वो मिठाई वट एवर रसगुल्ला इज बिलोंग्स टू इंडिया, आप वहाँ पे फाइट कर रहे हैं कि नहीं हमारे स्टेट को जो है उसको ज़्यादा नाम मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट देखो, खादी का रिवाइवल, चिकन करी, पहले भी बताया, जरदोजी वगैरह, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ड्राइवर्स देखो और क्या क्या ड्राइव करता है रीजनलिज्म को। सबसे पहले है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज, जैसे कि एक तो है आम आदमी पार्टी वेरी फेमस, देन देयर इज YSRCP, TRS है, आई थिंक दिस इज BRS नाउ। देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स लाइक तेलंगाना है ना, तेलंगाना बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बना रहे थे ना, जितना एरिया अपने काबू में रहेगा उतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर, GST का डिस्प्यूट होना, नीट पे कंट्रोवर्सीज होना, ये सब भी रीजनलिज्म को ड्राइव करता है। चाहे तो और लिख लो, बहुत सारे हैं।
जैसे कि आपने सुना होगा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, हमारे क्या, हमें क्या मिलेगा, ये सब कुछ। फिर उसके बाद आपने सुना होगा रीजनलिज्म का ड्राइवर्स और भी, ये तो बहुत छोटा सा है, दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है तब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जैसे पंजाब बोलते हैं कि आपने जो है वो जलाया है, पराली जलाई है, इसीलिए हो रहा है। बहुत सारे हैं, बट ये छोटे छोटे कारण हैं, मेजरली तो यही 3 हैं, ठीक है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेंस के लिए, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक दिमाग चलाना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्षमता होती है, एक थ्रेशहोल्ड है मेंस के लिए भी पढ़ने का। आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, सिलेबस के जितने भी वर्ड्स हैं मेंस में, आप उसे तमीज़ से, ढंग से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर डेटा, फॉर एग्जांपल्स, फॉर बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। यू कैन आल्सो कलेक्ट सम पॉइंट्स आल्सो, 5 6 7 पॉइंट्स फॉर ईच। बट देन आल्सो देयर विल बी क्वेश्चंस लाइक चाइल्ड कडलिंग वाला, ऑल ऑफ दीज टाइप के जो जितने भी सवाल हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। दे कैन बी प्रिडिक्टेड बट नॉट टोटली, ठीक है, उनको कोई नहीं बता सकता। अब 3 प्रेगनेंसीज पे सवाल आ जाए तो फिर वही बात है। इसीलिए बोल रही हूँ जनरल अवेयरनेस, दिमाग को एनालिटिकल बनाए रादर देन रट्टा मारने की बजाय। अगर एनालिटिकल बनाएंगे, अवेयरनेस को हाई रखेंगे तो लिख पाएंगे। आपको मैंने पहले भी बोला है, डेटा एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं, पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं, बियॉन्ड दैट योर माइंड विल वर्क बेस्ट फॉर यू। सो अवॉइड रट्टाफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक। कंक्लूजन देख लो यहाँ पे, therefore challenge lies in nurturing unity in diversity through initiatives like एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखो हमारे लिए चैलेंज कहाँ पर है, फिर चैलेंज हमारे यहाँ पर ये है कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है। हम ऊपर से स्कीम्स भी आजकल तो जितने भी नाम सरकार लेके आ रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, वन नेशन वन दैट, वन नेशन वन दैट। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाइल रिस्पेक्टिंग लेजिटिमेट रीजनल एस्पिरेशंस। लेकिन ये एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम यूनिटी पे ही ध्यान है। डाइवर्सिटी में आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, विद इन आर फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है। हमारे फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ही हमें यूनिटी भी लेके नेशनल इंटीग्रेशन भी रखनी है, और साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस की, रीजनल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थे आज के 3 सवाल। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप आंसरिंग।